बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का जो लेक्चर है ये जो लास्ट की क्लास थी इससे एसोसिएटेड है, क्योंकि लास्ट की क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ को स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कर ली थी। सो आज के लेक्चर में हम लोग अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 2.15। जनरल रिमाइंडर कि अगर आपने लास्ट की क्लास अटेंड नहीं की, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी कि आप पहले लास्ट की क्लास को अटेंड करें और फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें, क्योंकि आज का लेक्चर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम अपने पिछले ही कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो हैं वो मैं काफ़ी डिटेल से अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैंने वहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी कराई थी और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स भी करवाई थी। सो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल 2.15 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.15 को। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। अब ये जो केस है हमारा, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। इससे रिलेटेड हमारे पास जो शेप आ रही है कुछ इस टाइप की। आप यहाँ से देख सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद ये मेरे पास एक फाइनल फॉर्म आ गई जो क्वेश्चन में गिवन है। एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। ये हमारे पास एक बॉल थी, ठीक है। यहाँ से बॉय ने क्या किया, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। ये बॉल यहाँ पे मूव की, डॉटेड लाइन जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक गई, ठीक है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। जितना होल टाइम लगा इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड आने में, ठीक है। उसने मेंशन नहीं किया कि अपवर्ड का पाथ है या डाउनवर्ड का। उसने होल मेंशन किया है कि इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, यानी कि उसने एक बॉल अपवर्ड फेंकी और जब वो ग्राउंड पर पहुंची तब हमारे पास टाइम क्या था, देन वी हैव द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। इसका मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है और द वेलोसिटी विद विच द बॉल थ्रोन अप। और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से हमें इसको अपवर्ड फेंका गया है, वो वेलोसिटी जो है हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डेटा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक चीज़ गिवन है, दैट इज़ टाइम, बट एक्चुअली में हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन और यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि हमें इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। इसका मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें पता है कि जब भी हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं येलो वाला एरो, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो ग्रेविटी जब डाउनवर्ड एक्ट करेगी बट वेलोसिटी उस टाइम अपवर्ड है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है और हमें पता है कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। इन दिस केस वी हैव द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा इन दिस केस। और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ये जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें मैंने आपको ये पॉइंट भी काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैंने इसे काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। और जब हम बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू सेम डायरेक्शन में हो जाती हैं। इसका मतलब हमारे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, पॉजिटिव। यहाँ तक पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम जो डील कर रहे हैं क्वेश्चन में, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। जब हमने बॉल को वर्टिकली अप थ्रो किया, इस केस में हमारे पास जी की क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास जी की क्या वैल्यू आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? आई होप कि आपको इस नेगेटिव के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो हमें टोटल टाइम, टोटल टाइम को मैं यहाँ पर टी ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि टोटल टाइम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड और डाउनवर्ड आने में,
यानी कि ग्राउंड से हमने इसको फेंका और वापस ग्राउंड पर आने में इसको कितने टाइम लगा, 5 सेकेंड। सो दिस इज द होल टाइम। सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि S इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सो दिस इज द होल डाटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और इस डाटा को यूज करते हुए हमें VI और H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो अगर हम थोड़ा गौर करें तो हम तब तक H की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास VI की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास H फाइंड आउट करने के लिए VI का होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका मतलब हम यहाँ पर पहले VI की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और VI की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम जो है वो H की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो टाइम था हमारा ये टोटल टाइम था। सो हम जो है वो हमने इतने से पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इतने से पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसी पॉइंट का हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है हमारी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो केस है वो सिर्फ इतना है कि बॉल अपवर्ड जा रही है। सो डाउनवर्ड आने वाला जो है वो हमारा केस नहीं है। सो फिलहाल हम इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपने जैसे कि देखा जो टाइम हमें गिवन था ये पूरे सर्कल का था, यहाँ से लेकर डाउनवर्ड तक आने तक का टाइम था, बट हमें जो टाइम चाहिए वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट टाइम चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आपको पता है कि दोनों इक्वल पाथ्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम का हाफ कर देंगे। क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास टाइम जो निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ T नॉट, क्योंकि ये जो T नॉट है बेसिकली दिस इज द होल वैल्यू जाने की भी और वापस नीचे आने की भी। बट हमें जो फाइंड आउट करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो होली रिलेटेड है सिर्फ अपवर्ड जाने के बारे में, डाउनवर्ड वाला पार्ट नहीं है हमारा। सो इसका मतलब हमें इतना टाइम चाहिए। सो इसका मतलब आधा टाइम, क्योंकि हाफ जाने में टाइम लगेगा और हाफ ही आने में। सो इसका मतलब हाफ ऑफ T नॉट कर देंगे। सो यहाँ पर 1/2 ऑफ T नॉट क्या था हमारे पास, 5। तो T की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 2.5 सेकेंड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे मैं यहाँ पर स्टेरिक कर रही हूँ, सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता और वो क्या करते हैं कि इस T इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड को लेकर आगे चल पड़ते हैं। बट अगर आपने इस 5 सेकेंड्स को ही आगे लेके चला तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे पाथ का टाइम था, हमें सिर्फ अपवर्ड वाले पाथ का टाइम चाहिए था। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि VI की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। सो A की जगह पर हमने लिया हुआ है G। सो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT। सो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जब वो एक स्पेसिफिक हाइट पर जाके जितना वो जा सकता है उसके बाद उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 होगी तभी वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू होगा। अगर उसकी वेलोसिटी 0 ही ना हो तो वो तो हमेशा अपवर्ड ही मूव करता जाए, नीचे आए ही नहीं। सो ये आप प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हैं कि किसी भी बॉल को अपवर्ड थ्रो करें और आप नोटिस करेंगे कि एक स्पेसिफिक हाइट पर जाने के बाद वो थोड़ी देर बहुत छोटे से टाइम के लिए रुकती है और देन वो नीचे की तरफ मूव करती है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर हमेशा हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी तभी वो नीचे की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये VF का पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। सो यहाँ पर VF की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे डाटा में कि VF की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0। सो यहाँ पर VF की जगह पर आ गया 0। VI हमें फाइंड आउट करना है, प्लस G की वैल्यू हमें पता है कि -10 थी और T की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.5। ठीक है। सो अब यहाँ से जो है हम VI की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास VI की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है आपने इसे सॉल्व कर लेना है। इससे ये वाले पार्ट को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास वी आई की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास वी आई आ चुका है और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट को। सो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैंशन कर दें कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आप यहाँ पे थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसा इसमें कोई भी इशू नहीं है। सो आप लेकर आप इवन टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो आंसर आता है या नहीं। सो एच इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है ताकि हाइट की वैल्यू निकल आए। सो वी आई जैसे कि हमने भी ऊपर फाइंड आउट किया दैट वाज 25, टाइम हमें पता था कि हमारे पास था 2.5 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास -10 थी और अगेन टाइम की वैल्यू है 2.5 और इसका स्क्वायर है। तो जब आपने सारे को सॉल्व किया तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 62.5 प्लस, और जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31.25। बट दिस नेगेटिव साइन इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। सो h इज इक्वल्स टू 31.25 मीटर। तो ये निकला जी हमारे पास हाइट भी। सो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करना है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है। सो एट द एंड आपने मेंशन कर देना है कि द बॉल वाज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ से क्या पता चला, द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल राइजेज इज 31.25 मीटर्स। ठीक है। तो ये थी जो हमारी एग्जांपल और अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट में हमें चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है। सो इसका मतलब हमें अपनी समरी को देखना पड़ेगा। सो चलते हैं अपनी बुक की तरफ और वहाँ से समरी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द समरी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। समरी इज़ बेसिकली ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है। सो जैसे कि मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, सो यहाँ पर मैं आपको क्विक सा ओवरव्यू देती जाऊँगी और ये एक दफ़ा ये तमाम पॉइंट जब एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो वो पॉइंट जो है वो कवर हो जाए आज के लेक्चर में। ठीक है। सो लेकिन सजेस्ट तो मैं यही करूँगी कि अगर आप में से किसी एक का भी कोई भी लेक्चर मिस हो गया है सो आप जाके प्रॉपर्ली इस लेक्चर को अटेंड कर लें, क्योंकि अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं समरी को और इसमें से देख लेते हैं एक क्विक सा ओवरव्यू अपने पूरे चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट इट। So the first point is a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. A body is said to be at rest. एक बॉडी रेस्ट पर होगी अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग्स के लिहाज से। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देख सकते हैं कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई ग्लास है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी रहती हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं अपनी सराउंडिंग्स यानी इर्द गिर्द के लिहाज से। एक कांस्टेंट पोजीशन पर है, एक रेस्ट पोजीशन पर है, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही। तो जब वो मूव नहीं करेंगी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से तो इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पर होंगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट changes its position with respect to its surrounding. So the same point in opposite direction कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग्स के लिहाज से कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है सो इसका मतलब वो मोशन में है। So the next point is rest and motion are always relative. There is no such thing as absolute rest or absolute motion. So rest and motion जो है हमेशा साथ साथ चलते हैं और हमेशा relative होते हैं। So the next is motion can be divided into the following 3 types. जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मोशन की हमने 3 टाइप्स देखी थी। ट्रांसलेटरी मोशन in which a body moves without any rotation. ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली वो होती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट स्ट्रेट मूव करता है, उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, यानी कि अपने एक्सेस के गिर्द मूव नहीं करता, जस्ट रोटेशन होती है। सो जब ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो की फॉर्म में दिखाऊंगी इस चीज़ का डिफरेंस कि व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन। सो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन का वहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी वीडियो के फॉर्म में। सो स्किप नहीं कीजिएगा अपने उस लेक्चर को भी।
So the next motion was rotatory motion in which a body spins about its axis. तो जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द टर्न करेगी दैट इज रोटेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. जैसे कि हमने स्विंग की एग्जांपल ली थी कि जब भी हम उसे किसी भी बच्चे को धक्का देते हैं झूले पर तो वो क्या होता है कि अपने एक मीन पॉइंट के गिर्द टर्न करता है. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पॉइंट के गिर्द मूव करेगा सो इसका मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन. So next point is physical quantities which are completely described by their magnitude only are known as scalar. So scalar quantities वो quantities होती हैं जिनको describe करने के लिए just हमें magnitude की ज़रूरत होती है, और इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों की ज़रूरत पड़ गई तो वो हमारे पास हो गई वेक्टर. सो पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, या आप ये समझ लें कि जहाँ पर वो पहले पड़ा हुआ था वहाँ से उसको मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे. सो इसका मतलब उसमें पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. लेट्स से कि ये कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, सो ये इसका रेफरेंस पॉइंट था. सो हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसे उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. सो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है अपने रेफरेंस पॉइंट से. सो ये रेफरेंस पॉइंट था और एट द एंड इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये वाली. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो इसको भी हम काफ़ी डिटेल से पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. वो स्पीड होती है. सो इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म. अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट. Average speed of a body is the ratio of the total distance covered to the total time taken. So average speed किसके इक्वल होती है? ratio of the total distance, जितना उसने total distance cover किया divided by the total time taken, जितना उसने time लिया. So we define velocity as the rate of change of displacement or speed in a specific direction. So अब आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हम ये पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली तमाम डेफिनेशंस हैं एक्चुअली जो वन बाय वन आ रही हैं सारे पूरे चैप्टर की. तो यहाँ पर वेलोसिटी की भी डेफिनेशन आ चुकी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. जितना भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन टोटल टाइम, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. If a body covers equal displacement in equal intervals of time, however small the intervals may be, then its velocity is said to be uniform. So, जैसे कि अभी हमने पीछे भी किया और जब हमने लेक्चर्स को भी किया था तब भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इस यूनिफॉर्म का मतलब समझाया था कि यूनिफॉर्म बेसिकली क्या होता है. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट. सो इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि हर 5 सेकेंड के बाद अगर हम अपनी वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं तो वो सेम रहती है. सो इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंस करे हर इंटरवल में, यानी कि इस फर्स्ट इंटरवल में भी उसने स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर किया, सेकंड इंटरवल में भी उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया. सो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो जिस हिसाब से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time. यानी कि specific time intervals के बाद उसकी velocity जो है वो same रहती है, तो इसका मतलब है कि body की acceleration जो है वो uniform है. A graph, उसके बाद graph वाले topic से start हो रहे हैं. So graph is a pictorial way of describing the information as to how the various quantities are related to each other. So जब हमने graph किया था मैंने आपको explain किया था कि graph क्या होता है. Pictorial way, picture से निकला है वर्ड पिक से. ठीक है, सो इसका मतलब ग्राफ को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. दिस इज बेसिकली अ पिक्टोरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ अ बॉडी. सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं इनसे हमें क्या पता चलता है, मोशन ऑफ एन object. So slope of the displacement time graph gives the velocity. So dt graph जो भी होता है हमारे पास उसका अगर हम slope लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, velocity of the body. So the next point is
डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ्स। और अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। सो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो स्लो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें टोटल एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। सो द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्टडिंग द मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। And the next is the distance traveled by a body can also be found from the area under the velocity time graph if the motion is along the straight line. क्लियर? सो ये तमाम पॉइंट्स जैसे कि आपने देखा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आर। ये काफ़ी डिटेल से हमने अपनी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया था। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि VF की वैल्यू है, S की वैल्यू है 2AS की। सो इन इक्वेशंस को तो अब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि जितनी डिटेल हमने डिस्कस किया था और हम इनको काफ़ी एग्जांपल्स में भी यूज़ कर चुके हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब वो फ्री फॉलिंग, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई, वो फ्री फॉल यानी कि खुद से गिर रही है, उस पर किसी भी फोर्स का कोई भी असर नहीं है। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो उस टाइम पर जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रही है। वो जो भी बॉडी गिर रही है वो बेसिकली किस वजह से गिर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। सो उस टाइम पर जो उसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय g. The numerical value of g is approximately 10 meter per second square near the surface of the earth. So जब भी हम g की बात करेंगे near the surface of the earth तो हम g की क्या वैल्यू लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और प्रॉपर्ली 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि हम अपनी एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।